अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है एरे। एरे क्या होता है? और एरे को पढ़ने से भी पहले हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में एक चीज ट्राई करेंगे ताकि हमें एरे का कॉन्सेप्ट मिल सके। आपको पता है प्रोग्रामिंग के अंदर यानी सी शार्प के अंदर हम हमें अगर कोई वेरिएबल बनाना हो तो वेरिएबल को बनाने से पहले हमें ये डिफाइन करना होता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा। तो इसीलिए हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहा हूं तो यहाँ पर मैंने इंटीजर लिखा और यहाँ पर लिखा डाटा। अब यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ, बिल्कुल परफेक्टली स्टोर हो जाता है, मुझे किसी भी किस्म का एरर थ्रो होता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर देख लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार मुझे मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है, जैसे 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, मैं एक से ज्यादा एक से ज्यादा डेटा को स्टोर करने की बात कर रहा हूं, यानी मैं मल्टीपल डेटा को स्टोर करने की बात कर रहा हूं। तो आप इस बात से तो वाकिफ है कि एक डेटा को दूसरे डेटा से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कॉमा का इस्तेमाल करता जा रहा हूं और मैं डेटा ऐड करता जा रहा हूं। देखिए, अब यहां पर अगर मैं कर्सर रखूं तो यहां पर वो कहेगा कि पहला एरर तो दिखा रहा है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, यानी आपने टर्मिनेटर का इस्तेमाल करना चाहिए था। दूसरा मुझे दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस कोड को रन भी कर दूं तो यहां पर आपको कई सारे एरर्स देखने को मिलेंगे जो कि ये बता रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं सिंटेक्स लिखने में कोई ना कोई गलती की है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल में सिंपली एक डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो यहां पर किसी भी किस्म का एरर थ्रो नहीं हो रहा। लेकिन जब हम मल्टीपल डेटा को स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास हमारा सिस्टम जो है वो उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स थ्रो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर भी करना है, यानी ये मार्क्स, मान लीजिए स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो हमें तो डेटा स्टोर भी करना है लेकिन हम डेटा को स्टोर नहीं कर पा रहे। यानी इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी किसी भी किस्म के डेटा को, मल्टीपल डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो यहीं पर प्रोग्रामिंग ने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है एरे। प्रोग्रामिंग ने कहा कि अगर आपको एक से ज्यादा डेटा को स्टोर करना है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एरे। तो एरे का इस्तेमाल बेसिकली मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जहां तक बात समझ में आई। प्रॉब्लम क्या हुई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकाला, एरे की शक्ल में। अब आते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। वो पूछता है एरे क्या है। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा का स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करता है। अगर हम सिर्फ इसी लाइन तक रिस्ट्रिक्ट करें खुद को और समझे कि इस लाइन में क्या लिखा है तो समझ में आएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि एरे आपके पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप के, गौर से सुनिएगा, सेम टाइप की। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल बना रहा हूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता हूं, मैं उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकता। फिर बता दूं, ये कोई पीएचपी या जावा स्क्रिप्ट नहीं है कि आपने जावा स्क्रिप्ट में वैर के नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर आपने डेटा लिखा और यहाँ पर जो है वो आपने क्या किया, शुरू कर दिया भाई, असद भी लिखा, कॉमा नंबर्स भी लिखे, कॉमा ट्रू फॉल्स भी लिखे, कॉमा पॉइंट्स वाले नंबर भी लिखे। तो ये जावा स्क्रिप्ट और पीएचपी में आपने देखा कि आप एक ही एरे के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखिएगा, और वो भी स्ट्रांगली टाइप। स्ट्रांगली टाइप क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पर आपको वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त उसको ये बताना पड़े कि आपने उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो यानी इसका मतलब अगर मैं किसी भी किस्म का वेरिएबल बनाता हूं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ उसमें उसी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, किसी और टाइप का डेटा स्टोर नहीं हो सकता। तो यहां पर ये मतलब है एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करता है। यानी इसका मतलब यह है कि एरे के अंदर जो वैल्यूज आप देख रहे होते हो, जो कॉमा सेपरेट करके वैल्यूज लिखी जा रही होती हैं, उसका बेसिकली हम उसको वैल्यूज नहीं, हम उसे एलिमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
यानी ये जो आपके पास वैल्यूज है इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। यानी एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर नहीं किया जाता बल्कि उसमें एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है। सही है, तो टर्मिनोलॉजी को समझिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करता है। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई। ये एक कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में, यानी कह रहा है कि आपके जितने भी डेटा स्टोर होते हैं वो आपके पास कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। अब मेमोरी तो मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता, लेकिन उसकी एक एग्जांपल जरूर दिखा सकता हूं। अगर यहाँ पर हम टास्क मैनेजर खोल लें और यहाँ पर हम ये इसका डिजाइन देखें तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि मेमोरी कैसी होती है। यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए आ रहे हैं, तो समझ लो कुछ इसी तरीके से आपकी मेमोरी होती है जो कि ब्लॉक्स की शक्ल में होती है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस मेमोरी का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका 12 एक वैल्यू पे स्टोर होता है तो उसके बाद जो अगला नंबर स्टोर होगा एक के बाद एक, वो 13 स्टोर हो रहा होगा। यानी कॉन्टिन्यूस एक के बाद एक स्टोर, यानी एक के नीचे एक नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर होता चला जाए। तो यानी आपकी मेमोरी के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे होंगे, यानी एक के बाद दूसरा एलिमेंट, दूसरे के बाद तीसरा एलिमेंट, तीसरे के बाद चौथा एलिमेंट, चौथे के बाद पांचवा एलिमेंट, पांचवे के बाद छठा एलिमेंट। एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के अंदर आपका तमाम डेटा स्टोर किया जाए। तो आई होप इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि किस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल करता है, तो आप उसको बताएंगे ये कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का यूज करता है, यानी एक के बाद एक एलिमेंट को स्टोर करता चला जाता है। मतलब अगर आपको एक साथ एक ही टाइप के बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर करना है तो आप एरे का यूज करते हो। ये वही बात है जो कि मैंने आपको बताई। सवाल ये उठता है कि हम एरे को क्यों यूज करें, एरे को क्यों यूज करते हैं। पहला जवाब, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर वेरिएबल के अंदर सिंपली आप मल्टीपल डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है किसके नाम से, एरे के नाम से। आप एरे का इस्तेमाल करके मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर यही लिखा है, जब आपके पास मल्टीपल रिलेटेड डेटा आइटम्स हो, फिर वही जुमला कह रहा है मल्टीपल रिलेटेड आइटम से मुराद क्या है, यानी एक ही टाइप के एलिमेंट्स हो। जैसे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो आप उन्हें इंडिविजुअली वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय आप उसको एक ही एरे में स्टोर कर सकते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है मैं बताता हूं आपको। ये कह रहा है कि मान के चलो आपके पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 10 नहीं कह रहे, हम 5 कर देते हैं। STU मार्क्स 1, मैंने पहला वेरिएबल बनाया और इसमें आके एक बच्चे के मार्क्स 80 डाल दिए। वो ये कह रहा है कि आप बहुत सारे वेरिएबल बनाओ, 2, 3, 4, 5, और अलग अलग बच्चों के मार्क्स अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करो। तो बेहतर ये है कि आप एक एरे बनाओ और उस एरे के अंदर, मैं सिंपल समझा रहा हूं, कोई मैंने ब्रैकेट नहीं बताया, ये सारे मार्क्स स्टोर कर दो कुछ इस तरीके से। अब यहां पर देखिए, आपको थोड़ा आइडिया होगा, यहां पर हम मुख्तलिफ वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करने के लिए, जबकि यहां पर हम एक सिंगल वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहां पर ये यही कह रहा है कि आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप मल्टीपल डेटा डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। आप उन्हें इंडिविजुअली वेरिएबल में स्टोर करने की बजाय आप उन्हें एक एरे में ही स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, अगर मुझे इस बच्चे के मार्क्स देखने, तो आप क्या कॉल करोगे, स्टूडेंट मार्क्स 4। अगर आपको इस बच्चे के मार्क्स देखने तो आप क्या कॉल करोगे, लेकिन अगर आपको इनमें से किसी के मार्क्स देखने तो आप डायरेक्टली किसको कॉल करोगे, ARR वेरिएबल। तो यानी आपको बार बार अलग अलग वेरिएबल को कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, आप एक सिंगल वेरिएबल से तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो पहला फायदा। दूसरा फायदा, इंडेक्स एक्सेस। यहां पर एक देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर अगर आप गौर फरमाएं तो आप अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया है, तो आप उनके वेरिएबल्स के जरिए उनकी वैल्यूज को उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर गौर फरमाएं तो आपको दिखेगा कि एक ही वेरिएबल में सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया गया। तो सवाल ये कि ये डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं कि यार अगर मुझे 90 वाला डेटा देखना है या मुझे 80 वाला डेटा देखना है तो मैं उसको कैसे देखूं। यहां पर तो आपको समझ में आ रहा है कि आप वेरिएबल के नाम से उसको यूज कर सकते हैं।
यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि क्योंकि एक ही वेरिएबल में तमाम डेटा को स्टोर किया जा रहा है, तो यहां पर आप उसको एक्सेस करें तो करें कैसे? तो इसीलिए आपके पास एरे के अंदर एक इंडेक्स के नाम से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये जो स्टोर किए जाते हैं इंडेक्स नंबर के ऊपर स्टोर किए जाते हैं। इंडेक्स नंबर से क्या मुराद है? यानी अगर आपने 70 को देखना है, 70 कौन से नंबर पे मौजूद, जैसे मैं अगर बात करूं आपसे इस क्लास में, मान लीजिए तमाम स्टूडेंट्स के नाम असद हैं। अब अगर मैं यहां पर किसी असद को कॉल करता हूं तो आप सारे स्टूडेंट्स मेरे पास उठकर आ जाओगे। होगा ऐसा या नहीं होगा? अब लेकिन अगर मैं आपकी सीट नंबर से उसकी पहचान बना दूं कि पहली सीट पे ये बैठा है, दूसरी सीट पे ये बैठा है, मैं कहूँ तीसरी सीट वाला जो असद है वो मेरे पास आ जाए, तो सारे बच्चे मेरे पास उठकर नहीं आएंगे। सीट नंबर 3 पे जो बच्चा बैठा बैठा है वही मेरे पास उठकर आ रहा होगा। और आपको पता है प्रोग्रामिंग में जीरो की भी कोई वैल्यू होती है, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर बना है, यानी 0 और 1 के ऊपर बना है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला एलिमेंट जो स्टोर होता है वो आपके 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर। कौन से इंडेक्स के ऊपर? यहां पर तो आप वेरिएबल से जरिए उठा सकते थे, यहां पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर किया गया है। यानी इसका मतलब ये कि अगर आपने एरे के अंदर किसी एलिमेंट को उठाना है या गेट करना है या उसकी वैल्यू को देखना है, तो आप देख सकते हो बाय यूजिंग इंडेक्स। और एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? यानी आपको जो पहला एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे होगा, और उसके बाद दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, इसके बाद सो ऑन। आपका ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा, क्योंकि आप पता है कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए आपके पास लाइन एक के बाद एक के बाद एक तरीके, इस तरीके से आप डेटा को गेट कर सकते। कुछ समझ में आया? तो यहां पर देखते हैं एरे में आप किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल है जिसमें मार्क्स स्टोर किए गए, एग्जांपल मार्क्स, तो यहां पर वो कह रहा है कि आप इस मार्क्स को कैसे गेट करेंगे, अभी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, दोबारा बता दूं, एरे में जो वैल्यू स्टोर होती हैं यानी एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो किस पे होते हैं? इंडेक्स नंबर से होता है। और इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमेशा? 0। तो क्या एरे की लेंथ की बात की जाए, अच्छा एरे की लेंथ मतलब यानी इस एरे में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो जब एरे की लेंथ को काउंट करते हैं तो हम 1 से काउंट करते हैं। कहां से? तो गिनो 1 2 3 4 5, यानी इस एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, तो यानी इस एरे की लेंथ क्या हो गई? 5। बात समझ में आ रही? अच्छा ये एरे को बनाने का सिंटेक्स नहीं है, अभी हम गलती कर रहे हैं, अभी हमने एरे के सिंटेक्स पे कोई बात नहीं की। डॉट नेट में एरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्ट चेंज है बाकी तमाम एरे से। अच्छा जी, मेमोरी एफिशिएंट, जरा मेमोरी एफिशिएंट है। अच्छा क्यों? एरे कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है, इससे मेमोरी एलोकेशन और एक्सेस और फास्ट होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब एक के बाद एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर होते हैं, तो उसके जरिए जब आप किसी एलिमेंट के डेटा को प्रोसेस करके गेट करते हैं तो वो चूंकि एक के बाद दूसरे एलिमेंट में स्टोर होता है, इसलिए आपको डेटा फास्ट तरीके से आपको एक्सेस होना शुरू हो जाता है। इसको छोड़ दो, हम इसके बाद इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे। अच्छा यहां पर एरे का कोर कॉन्सेप्ट फिक्स साइज, पहला कॉन्सेप्ट है फिक्स साइज। फिक्स साइज क्या मुराद है? याद रखिएगा C# के अंदर जब भी आप एरे को बनाएंगे तो उसको बनाते वक्त ये डिफाइन करना जरूरी है कि उसका जो साइज है वो आपने लिमिट करना है, यानी फिक्स करना है। मतलब अगर आपको एक एरे के अंदर 10 एलिमेंट रखने हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एरे को बनाते वक्त ये बताएंगे, क्या बताएंगे, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ही डेटा स्टोर किया जा सकता है, 10 से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। यानी आपके पास C# के अंदर एरे जो होता है वो एक फिक्स साइज का होता है। भाई जावा में क्या देखा, बार के नाम से वेरिएबल वाला जितना डेटा डालना है डाल दो, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर अगर आप 5 वैल्यू स्टोर करें तो आप उसका साइज सेट करेंगे, भाई तुम्हारे अंदर 5 ही डेटा स्टोर होगा, 5 से कम डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। भाई 5 से कम तो स्टोर किया जा सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। होमोजीनियस डेटा, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है आपके लिए। एरे के अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर होते हैं, जैसे इंटीजर फ्लोट, इस कॉन्सेप्ट को होमोजीनियस कहते हैं। यानी अगर आप एक इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हो तो उसमें से किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो यानी ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट हुआ? होमोजीनियस डेटा टाइप कॉन्सेप्ट हुआ। अभी मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग, एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? इंडेक्स एलिमेंट, इंडेक्स के ऊपर स्टोर होंगे। अच्छा जी, आइए स्टार्ट करते हैं कि एरे बनता कैसे है C# के अंदर। तो अभी हम सिंटेक्स की तरफ बढ़ने लगे।
और स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने पास 5 बच्चों के डेटा को स्टोर करना है। कितने बच्चों के? 5 बच्चों। तो पहला काम, सी शार्प के अंदर बाय डिफॉल्ट एरे की क्लास बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है। अब क्लास बनी हुई है, क्लास रियल वर्ल्ड में कब एग्जिस्ट करती है? जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, किस कीवर्ड से बनता है? न्यू के कीवर्ड से। तो आपने यहां पर लिखा न्यू। आप किस टाइप का एरे बनाना चाह रहे हैं? मैं स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर रहा हूं, किस टाइप का होगा? इंटीजर बना रहा हूं। उसके बाद याद रखिएगा, एरे को डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या बोला? एरे क्लास है पहले से मौजूद, हम उस क्लास का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या बना दिया उसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? उसके बाद हमने क्या बताया किस टाइप का एरे होगा? ये क्या डिनोट कर रहा है? ये एक एरे है, किस टाइप का? इंटीजर का। अब हम बार बार ये लाइन तो नहीं लिख सकते। अब हमें एरे में डेटा स्टोर करना है, तो हम बार बार तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अब हम इस पूरे एरे को एक वेरिएबल में डालें। अब ये एरे किस टाइप का है? तो आपका वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर नहीं, इंटीजर एरे टाइप का होना चाहिए। भाई एरे इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर किस टाइप का एरे? इंटीजर टाइप का एरे। तो यहां पर आप लिखेंगे इंटीजर टाइप का एक एरे बना रहा हूं। मैं लिखूंगा इंटीजर टाइप का एक एरे बना रहा हूं। अब आप इसका कोई भी नाम जो आप अपनी मर्जी से रखना चाहो, तो मैंने रख दिया स्टूडेंट मार्क्स। और इस पूरे ऑब्जेक्ट को डाल दिया किसके अंदर? इस वेरिएबल के अंदर। मेरी बात समझ में आई? मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया इंटीजर एरे टाइप का, और इस एरे को मैंने स्टोर कर दिया किसके अंदर? अब मुझे सवाल ये कि आपको इस डेटा टाइप का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? भाई जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का तो डेटा टाइप यूज करेंगे। तो आपने इंटीजर के साथ इसलिए बताया एरे की, क्योंकि आपने यहां पर एरे का इस्तेमाल किया। अब ये एरर क्यों दे रहा है? अगर माउस रखूं, क्या कह रहा है? एरे क्रिएशन मस्ट हैव एरे साइज और एरे इनिशियलाइजर। एरे के लिए ये जरूरी है कि जब आप एरे को बनाओ तो उसकी साइज को डिफाइन करो। तो मैं चाहता हूं मेरे पास 5 बच्चों का स्टूडेंट मार्क्स को स्टोर किया जाए, तो मैं एरे का साइज क्या रखूंगा? 5। तो मैंने लिख दिया 5। जैसे ही ये लिखा एरर रिजॉल्व होगी। यहां तक कोई इशू किसी को? अब हम पूरे एरे को बार बार कॉल नहीं करेंगे, हमने इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या बनाया है, तो हम इस वेरिएबल के थ्रू इस पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या बोला? स्टूडेंट मार्क्स में जाओ, पहले बच्चे के मार्क्स को स्टोर कर रहा हूं, पहले बच्चे के मार्क्स को स्टोर करना। तो पहला कौन सा इंडेक्स के ऊपर होगा? तो मैंने यहां पर बताया कि स्टूडेंट मार्क्स के 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर कर, एक बच्चे ने मार्क्स हासिल किए 75। डन हो गया। तो ये मैंने पहले मार्क्स स्टोर कर दिए मैंने। उसके बाद मैं फर्दर 1 2 इंडेक्स पे जाओ, 3 इंडेक्स पे जाओ। किसी ने 84 हासिल किए, किसी ने 94 हासिल किए, किसी ने 56 हासिल किए। उसके बाद 4। और यहां क्या लिख दिया? 75 74। अगर आप गौर से नोटिस करो, तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, एरे का साइज। यहां पर एरे के अंदर आखिरी एलिमेंट कहाँ कितने कौन से इंडेक्स पे स्टोर हुआ है? तो क्या एक और एलिमेंट एडिट कर सकता हूं मैं? नहीं सर, क्योंकि याद रखिएगा जो एरे का साइज होता है, अगर एरे का साइज आपने 5 रखा है, तो आप 5 से एक नीचे की वैल्यू को तब डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती, कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो याद रखिएगा, हमेशा जो भी आपका साइज होगा उसमें आप -1 कर देंगे। बात समझ में आ गई? क्या कर देंगे आप? अगर आपका साइज 10 है तो कितनी वैल्यू स्टोर होगी? 9, क्योंकि आप -1 करके स्टोर कर रहे हो। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर सर, अगर मैं स्टोर कर भी दूं तो क्या होगा? आइए इस प्रोग्राम को रन, अभी देखिए कोई एरर नहीं है। मैं जैसे ही स्टार्ट करता हूं, मेरा कोड यहां पर देखिए कैसे क्रैक करता है। ये देखिए कोड क्रैक हुआ, एक एरर आ गया। ये जो एरर आया इसे कहते हैं एक्सेप्शंस। यहां पर एक एक्सेप्शन आई है, कह रहा है एक ऐसी एक्सेप्शन जो कि मैं हैंडल नहीं कर सकता। अच्छा क्या एरर है? कह रहा है सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आई है। ये एक्सेप्शन तब आती है जब आप अपने एरे की बाउंड्री से बाहर निकलते हैं। आपने एरे की बाउंड्री क्या सेट की है, और आप उसकी बाउंड्री से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आपको जो एक्सेप्शन मिलती है वो कौन सी होती है?
इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, यानी इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ एरे। यानी इसका मतलब यह है कि आपने अपने एरे के अंदर अपनी साइज से ज्यादा एलिमेंट को स्टोर करने की कोशिश की थी। बात समझ में आई? प्रोग्राम को बंद करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं स्टॉप, और यहां पर मैं इसको अब आके रिमूव कर देता हूं। मैंने फाइल को सेव किया, मेरे पास तमाम स्टूडेंट के मार्क्स मेरे एरे के अंदर स्टोर हो चुके हैं। अब अगर मैं किसी चीज को प्रिंट करना चाहता हूं, यानी किसी के मार्क्स को देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं console डॉट राइट लाइन का इस्तेमाल करूंगा। अब मेरे पास ये बताइए कि मेरे पास सारे मार्क्स कहां स्टोर हैं? हमारे वेरिएबल में, यानी स्टूडेंट मार्क्स में। तो हमने यहां पर कॉल किया स्टूडेंट मार्क्स। अब सवाल ये कि मैं ये देखना चाहता हूं कि इस वाले बच्चे के मार्क्स देखना चाहता हूं। अब ये बताइए, ये जो स्टूडेंट है, इसका इंडेक्स नंबर, कौन से इंडेक्स नंबर पे मार्क्स स्टोर है? 3 के ऊपर। तो जब आप वैल्यू को गेट कर रहे होंगे तो आप ये बताएंगे कि स्टूडेंट मार्क्स के 3 पे आपके पास जो एलिमेंट पड़ा है उसको दिखा दो। जैसे ही अब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। बात समझ में आई? तो यहां पर अगर मुझे सारे आउटपुट देखने हैं, सारे मार्क्स, तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट करूंगा। 0 पे दिखाओ, 1 पे दिखाओ, 2 पे दिखाओ, 3 पे दिखाओ और 4 पे दिखाओ। अब अगर मैं फाइल को सेव करके रन करूंगा तो यहां पर देखिए मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को इजीली देख सकता हूं। बात समझ में आ गई? हाँ। अच्छा जी, ये तो था एरे को बनाने का तरीका। अच्छा, यहां पर इशू देखिए कि जब मैंने एरे को बनाया तो मैंने बनाते वक्त ही उसमें उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अगर आप चाहते हो कि यार आप एक ऐसा एरे बनाओ जिसे बनाते वक्त उसकी साथ वैल्यू इनिशियलाइज कर दूं, मेरी बात को समझिए। एक तरीका ये है जो आपने देखा, एक और तरीका भी है एरे को बनाने का। बेसिकली इसका शॉर्टकट है। अब वो शॉर्टकट क्या है और दोनों में फर्क भी बताता हूं। मैं ऐसे भी बना सकता हूं, मैं इसको कमेंट कर रहा हूं और यहां पर मैंने लिखा इंटीजर भैया एक एरे बना दो, किसके नाम से? स्टूडेंट मार्क्स। बना लिया। उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि यार ऐसे में काफी लंबी हो रही है, मैं डायरेक्टली एरे के अंदर वैल्यूज डाल दूं। तो आप डायरेक्ट करली ब्रेसेस लगाओ। यहां पर एरे ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होता। आप एरे के अंदर कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर लिखने के बाद अब मैं क्या लिखूंगा? देखो एग्जाम्पल, 76, कॉमा 84, कॉमा 94, कॉमा 56, कॉमा 74। दोबारा सुनिएगा, जब आप किसी एरे को बनाते वक्त उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं तब आपको एरे का साइज बताने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको पता है कि मुझमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन आप एक ऐसा एरे बनाते हो जिसमें आप ये सोचते हो कि यार मैंने एक बार बना दूं और मैं बाद में कहीं जाकर जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं एरे के अंदर वैल्यूज को डाल दूंगा। तो वहां पर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं एरे को बनाते साथ ही उसमें वैल्यू को उसी वक्त ही डाल दूं, तो आप ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आप ये पूरा लंबा चौड़ा कोड इस्तेमाल करें। बात समझ में आई? अब यहां से भी वैल्यू कैसे गेट होगी? सेम, मैंने क्या बोला, स्टूडेंट मार्क्स में जाओ, 0 नंबर, और 0 पे क्या पड़ा हुआ है? अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो आउटपुट कुछ ऐसे ही आएगा। बात समझ में आई? तो ये इसका शॉर्टकट मैंने आपको बना के दिखा। दोबारा बता दूं, अगर आपको सिर्फ एरे को बनाना है और उसमें वैल्यू अभी नहीं डालनी है, आपने कहा यार मैं बाद में जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर लूंगा, तो आप ये वाले टेक्निक यूज करेंगे जहां पर आप एरे का ऑब्जेक्ट बनाकर उसका साइज वगैरह डिफाइन करेंगे और बाद में आप वैल्यू डालना चाहे तो ऐसे डाल सकते हैं इंडेक्स नंबर के बनाकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं एक ऐसा एरे बनाऊं जिसे बनाते वक्त ही मैं उसमें वैल्यूज डाल दूं, तो आपको उसको बनाते वक्त उसका साइज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती और साथ ही आपको इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करके उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? किसी को जो बात नहीं समझ में आई हो, मैंने सिंपल एक इंटीजर एरे बनाया, उसका वेरिएबल का नाम ये रखा और उसमें एरे के अंदर तमाम एलिमेंट्स, एरे के अंदर जो वैल्यूज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट कैसे करते हैं? कॉमा के से। एरे की वैल्यू को गेट कैसे करते हैं?
उसके वेरिएबल नाम के साथ उसके इंडेक्स के थ्रू हम उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें एरे को बनाते वक्त उसमें कोई वैल्यू को उसी वक्त इनिशियलाइज करवाना हो तो हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करके उसमें वैल्यू को डाल सकते हैं। तो सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? सर ये जो आपके पास एरे है ना, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बाद में अपने हिसाब से एरे के एलिमेंट के ऊपर वैल्यूज को डालना हो। लेकिन जब हमें पता हो कि हमारे पास एरे में ये एलिमेंट्स होंगे तो हम डायरेक्टली इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब अगर आप इस एरे को और से फोकस करो तो यहां पर अगर आपको देखो तो आपको लगेगा यार एक डायरेक्शन में डेटा को रखा जा रहा है। ये देखो ऐसे एक सिंगल डायरेक्शन में डेटा को रखा जा रहा है। इस तरह का एरे जिसमें आपके पास डायरेक्शन को, आपके डेटा को, आपके एलिमेंट्स को एक वन डायरेक्शन में रखा जाए, ऐसे एरे को 1D एरे कहते हैं, यानी वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है। एक ऐसा एरे जिसमें आपके तमाम डेटा को एक ही डायरेक्शन में रखा जाए, एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, आपके पास कई सारे, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। यहां पर अगर गौर करो तो तमाम डेटा किस फॉर्मेट में रखा गया, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अगर आपके पास आपका एरे एक ही डायरेक्शन में रखा जा रहा हो, एक ही डायमेंशन में रखा गया हो, तो ऐसे एरे को आप 1D एरे भी 1D एरे कहते हैं। अच्छा, इसका एक और भी नाम हो सकते हैं सर, कौन कौन से हो सकते हैं? बड़ा आसान है। इसे आप इंडेक्स एरे भी बोल सकते हो। इंडेक्स एरे क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? इंडेक्स के थ्रू। इसे आप एक और नाम भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो? 1D एरे, यानी वन डायमेंशनल एरे। तो आपके पास ये वन डायमेंशनल एरे भी होता है। डन हो गया। तो बेसिक एरे आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आपके पास टू डायमेंशनल एरे। अब टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं मैं अभी आपको सिखाऊंगा एक एक चीज इसमें। अच्छा, टू डायमेंशनल में बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा और आसान करें। यहां पर अगर आप एरे देखो, गौर से नोटिस करो इधर, तो यहां पर मुझे एरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए काफी सारी लाइंस ऑफ कोड का इस्तेमाल करना पड़ा। और अगर आप इस लाइन ऑफ कोड को देखो तो आपको देखोगे और फरमाओ, तो तमाम कोड एक ही जैसा, बस यहां पर इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है। देख रहे हो आप? तो ये आप, यानी इसका मतलब ये है कि आप सेम काम को बार बार दोहरा रहे हो। तो अगर आपको एक ही काम बार बार करना हो तो आप किसके जरिए कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग में लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं इतनी लाइन ना लिख के मैं डायरेक्ट सिंपल कुछ ऐसा लिखूं कि यार फॉर का लूप चला दो। अच्छा, ये मैंने बॉडी बना दी। अब लूप का आता है स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से चलना शुरू करें। तो आपके जो एरे होता है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0। यहां पर हमने लूप चला लिया। अब लूप का स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिए, क्योंकि आपने एरे से डेटा को उठाना तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0। मैंने लिखा इंटीजर भैया, आई चले कहां से? 0 से। अब सवाल ये है आई कहां तक चले। अब आप अपने एरे की लेंथ गिनो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कहां तक चले? 5 तक चले। क्या हम उसको 5 तक चला सकते हैं एरे को? मैंने बोला था हमेशा कहां तक रहता है? -1। तो इसीलिए मैंने लेस देन लिखा है। अगर मैं लेस देन इक्वल टू लिखूं तो क्या होगा? वो 5 तक चलेगा। और पांचवा इंडेक्स हमारे पास है ही नहीं। आप देखो यहाँ पर 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और पांचवा तो इंडेक्स ही नहीं। इसीलिए हमेशा हमें एरे में एक कम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेस देन 5, और उसके बाद मैंने क्या लिखा? आई को कर दो प्लस प्लस। डन। अब सेम लाइन जो यहाँ लिखी थी यहाँ कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। कर दी। अब यहाँ पर आपको 0 1 2 3 किससे मिल रहा है? आई से। तो आप यहां पर इसकी जगह आई लिख दो और प्रोग्राम को रन कर लो, तो आउटपुट आपके पास सेम आ जाएगा। ये लो। अब आप मल्टीपल लाइन की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। अच्छा जी, क्या सर हमारे पास एरे के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल करके हम एरे की लेंथ को देख सकें? मतलब अपने आप बता दें, क्योंकि सर बात ये है कल को 1 करोड़ आइटम हुए तो क्या मैं काउंट करता रहूंगा, गिनता रहूंगा, एक एक दो तीन चार, तो वैसे तो मैं थक जाऊंगा। तो ऐसा कोई तरीका नहीं जो डायरेक्टली मैं इसको बस एक इस्तेमाल करूं, मुझे बता दें एरे के अंदर इतने एलिमेंट्स मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। अगर अब वो आप देखना चाहते हो तो आप एरे का नाम लिखो। एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट मार्क्स में जाओ, डॉट, उसकी प्रॉपर्टी किसके नाम से? लेंथ के नाम से। अगर आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं
तो आप डायरेक्टली एरे की लेंथ को खुद ब खुद काउंट करके बता रहे कितनी है, 5। अब मैं इसमें बढ़ाता भी रहूं ना तो ये ऑटोमेटिक उसकी लेंथ को काउंट करता जाएगा। देखो अब कितनी हो गई, 6। देखा आपने? तो आप लेंथ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एरे की लेंथ को काउंट कर सकते हो। तो अब इसका बताने का मकसद क्या था? इसका बताने का मकसद ये था कि सर अब आपको एंडिंग पॉइंट खुद से काउंट करके लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि स्टूडेंट मार्क्स में जाओ और उसकी लेंथ को काउंट कर लो, तो ऑटोमेटिक वो आपकी लेंथ को खुद ही काउंट कर लेगा और आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। चला के दिखा देता हूँ, ये देखो। डन। अच्छा सर, ये तो फॉर का लूप हो गया, क्या इससे भी कोई आसान है? जी हाँ। बेसिकली आपके पास सी शार्प के अंदर एरे को प्रिंट करने के लिए फॉर ईच का लूप भी बनाया गया है। फॉर ईच का लूप आसानी से आपके डेटा को इजीली प्रिंट कर सकता है। आपको ये काफी बड़ा सिंटेक्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे? तो आप लिखेंगे फॉर ईच, देखो फॉर ईच, उसके बाद आपने ब्रैकेट बना के ये बॉडी बना दी। आपका सारा डेटा किसमें स्टोर है? आप लिखोगे स्टूडेंट मार्क्स। आपने क्या लिखा? फॉर ईच का लूप चलाया, आपने क्या लिखा? स्टूडेंट मार्क्स। अब देखिएगा यहां पर आपने क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट मार्क्स। अब आप क्या करोगे? इस स्टूडेंट मार्क्स से डेटा को निकालो इन करके, और उसके बाद यहां पर आप कोई, अच्छा अब ये मार्क्स किस टाइप के हैं? तो आप एक वेरिएबल बना दो इंटीजर डाटा के नाम, या फाइनल जो भी तुम्हारा नाम है, इंटीजर मार्क्स डेटा। अब आपने क्या बोला? स्टूडेंट मार्क्स से डेटा को निकालो और निकालने के बाद इस वेरिएबल में डालो। याद रखिएगा ये एक साथ सारे डेटा को नहीं निकाल सकता। अगर सारे डेटा को निकाल के डाल देता तो ये वेरिएबल है, ये कोई एरे टाइप वेरिएबल नहीं है, ये सिंगल एक वेरिएबल है। तो यानी इसका मतलब ये स्टूडेंट मार्क्स पहले जाता है, एक एक करके डेटा को उठाता है और इसमें डालता है, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे किसको? मार्क्स डेटा को। और जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो हमारा सेम आउटपुट जो हमारा फॉर लूप से आ रहा था वो फॉर ईच लूप से भी आ जाएगा। तो फॉर ईच लूप का इस्तेमाल बेसिकली एरे में सिंटेक्स को छोटा करने के लिए किया गया है, ताकि आप ये इतना बड़ा बड़ा जो आप कोड लिख रहे हो, ये वाला कि फॉर लूप चला दो, स्टार्ट 0 से होगा, कहां तक लेंथ होगी, इसकी जगह वो कहते हैं कि आप डायरेक्टली फॉर ईच के लूप का इस्तेमाल कर लो, ताकि आपका सिंटेक्स छोटा हो जाए और आपका आउटपुट फास्टेस्ट तरीके से प्रोसेस हो। देखिए ये सवाल है सर, ये कह रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल में एरे की वैल्यू कैसे स्टोर होगी। तस्वीर खींच लेते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एरे उठा रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है? स्टूडेंट मार्क्स में जाता है, इसमें जो आप याद है वो जो आपने इंडेक्स नंबर वाला कोड होता है वो ऑटोमेटिक पहले से फॉर ईच के लूप में हुआ हुआ होता है। तो यहां पर स्टूडेंट मार्क्स में जाता है, ऑटोमेटिकली जीरो इंडेक्स से डेटा को उठाता है। कौन से इंडेक्स से? तो ये अभी कितनी वैल्यू उठाई इसने? कितनी वैल्यू उठाई है? एक 76 उठाइए। उठा के किसमें डाल देगा? मार्क्स डेटा में। तो अभी वेरिएबल में कितना डेटा पड़ा हुआ है? एक, तो इसीलिए वो प्रिंट कर देगा। अभी दोबारा लूप चलेगा तो स्टूडेंट मार्क्स में इंडेक्स चेंज होगा, तो कौन सा आएगा? 84। 84 को उठा के इसमें डाल देगा मार्क्स डेटा में। तो इस तरीके से एक एक करके डेटा को उठाता रहता है और दूसरा अपने वेरिएबल पेस्ट करता रहता है और उसके बाद वो आउटपुट प्रिंट करता रहता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा एरे जो कि आपके पास एक सिंगल डायमेंशन में हो, ऐसे एरे को 1D या वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और एरे आता है जिसे कहते हैं टू डायमेंशनल एरे। कौन सा एरे? टू डायमेंशनल एरे। तो आइए हम बनाते हैं। हमें क्या करना है? तमाम बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है? तो हम टू डायमेंशन में स्टोर करते हैं। तो यहां पर मैंने एक एरे बनाया। क्या बनाया? 2D एरे को बनाने के लिए आप इसको रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं। कौन सा एरे बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे। आप 2D एरे को बनाने के लिए आप सिंटेक्स क्या यूज करते हैं? आपके पास 2D एरे की, जैसे इंटीजर टाइप का एरे, उसकी भी क्लास पहले से बनी रखी हुई, तो आप क्या बनाओगे उसका? ऑब्जेक्ट। तो आपने बनाया, ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आप कौन सा एरे बना रहे हो? इंटीजर टाइप का बना दिया। ये कौन सा एरे है? 2D। तो आप यहाँ बीच में कॉमा डाल दोगे। कॉमा का मतलब यहाँ पर आएगा रॉस, यहाँ पर आ जाएंगी कॉलम्स। तो कितने रॉस बनाना चाहते हो? 5। 5 ज्यादा हो जाएंगे, 3 रॉस, और मैंने क्या बोला? 4 कॉलम होंगे। बना दिया। और अब इस पूरे एरे को हम स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर। तो किस टाइप का एरे बनाएंगे? 2D टाइप का। तो ये बना के यहाँ पर कॉमा डाल दिया, ठीक है? और उसके बाद मैंने इसका नाम रख दिया मैट्रिक्स डेटा।
डन सर। यहां पर हमने क्या स्टोर किया, हमने बताया कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज होंगी, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, 4। डन हो गया। इस पूरे एरे को हमने किसमें स्टोर कर दिया, इस एरे को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल और रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं। याद रखिएगा इसमें रॉज और कॉलम्स फिक्स होते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, अब बनाऊं कैसे। सर मैं पहले आपको आसान वाला सिंटेक्स समझाता हूं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। तो डायरेक्ट शॉर्टकट सीखते हैं पहले। तो मैंने इंटीजर का शॉर्टकट बनाया, ये देखो। मैंने क्या बोला, इसे क्या कौन सा एरे बना दो, रेक्टेंगुलर एरे बना दिया, मैट्रिक्स के नाम से, मैट्रिक्स डेटा। उसके बाद शॉर्टकट में कैसे इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, करली ब्रेसेस में, बना दिया। डन हो गया। डन है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है भाई, ये देखो बना दिया हमने। अब यहां पर आने के बाद ये हमने मैट्रिक्स बना दी, ये हमारे पास क्या है, हमने एक एरे बना दिया। अब इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला, 2, 3, 4। मैंने कितनी रॉस बनाई अभी, एक रॉ है और कितने कॉलम है। सर ये एक रॉ है और उसमें कितने कॉलम है, 3। चार कैसे हो गए, 3 कॉलम है। उसके बाद मैंने सेम दोबारा बनाया, यानी कि 5, 6, 7। अगर मैं एक भी कॉलम ज्यादा डालूंगा देखना क्या होगा, एरर आ जाएगा। क्यों, अगर आप रेक्टेंगुलर एरे का इस्तेमाल कर रहे हो तो याद रखिएगा नंबर ऑफ कॉलम जितने भी रॉस के होंगे वो सब सेम होने चाहिए। अगर आपने पहले वाले में 3 स्टोर की तो दूसरे वाले में भी 3 हो, और अगर दूसरे वाले में 4 की तो उस पहले वाले में भी 4 होना जरूरी है। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स का फिक्स होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर 3 थे तो मैंने 3 कर दिए। उसके बाद मैंने एक और रॉ बना, अच्छा रॉस, रॉस अपनी मर्जी से कर सकते हो जितनी चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या लिखा, 8, 9 और ये 10। अगर मैं कहीं पर भी एक वैल्यू बढ़ा दूंगा ना ये एरर दे देगा। बात समझ में आई। यानी रेक्टेंगुलर एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें आपके पास आपके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। फिक्स से मुराद क्या है कि अगर आपके पास पहले एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो बाकी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। आप चौथा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अब यहां पर सुनिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इस एरे के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। ये आपका 2D एरे, यहां से आपने बताया ये क्या है, पूरा एक एरे। ये ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं, ये क्या है, एरे। तो यानी इसका मतलब ये कि एरे का एक एलिमेंट ये है। इस वाले एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर है, बाहर वाले एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर है, 3। 1, 2, 3। तो यानी ये एलिमेंट कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर है, 0। ये वाला कौन से इंडेक्स नंबर पे मौजूद है, और ये वाला कौन से पे मौजूद है। बात समझ में आई। अब अगर जीरो इंडेक्स की बात करें तो ये वाला एलिमेंट जीरो इंडेक्स से कौन से, अच्छा जब मैं जीरो पे आ गया तो उसको दोबारा क्या मिला, ये दोबारा एरे मिला ना भाई, इसको एरे के अंदर एरे मिला। तो अब बताओ 2 कौन से इंडेक्स पर है, ये कौन से पे है, और ये कौन से पे है। इस तरह 1 इंडेक्स की, ये कौन से इंडेक्स पे है, ये कौन से पे है। बात समझ में आऊं। तो यानी आपके पास 2 डायमेंशनल एरे वो होता है कि आपके यूं समझ लो एरे के अंदर एरे का होना। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पीएचपी में ये चीजें डिटेल के अंदर पढ़ाई है। ठीक है। तो अब एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, समझाइएगा। अगर मुझे 7 को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूं, एक फराज, अगर मुझे 7 को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूं। चलो ये बताओ, ये पूरा एरे किसमें स्टोर है, शाबाश कोशिश करो। ये पूरा एरे किस वेरिएबल में स्टोर है, ये पूरा एरे किस वेरिएबल में स्टोर है। देखो ना ये पूरा एरे किसमें स्टोर किया गया है, मैट्रिक्स डेटा। तो आपने क्या लिखा है यहां पर, मैट्रिक्स डेटा लिख दिया। अब ये देखो ये कौन सा एरे बना हुआ है आपके पास, ये क्या बता कौन सा एरे, 2 डायमेंशनल एरे। कौन सा एरे, 2D एरे। तो आपने सेम ऐसे बना दिया, बना दिया या कॉमा लिख दिया। अब ये क्या है, पूरा एक एरे। ये वाली जो रॉ है ये एरे के कौन से इंडेक्स में पड़ी हुई है, गौर से गिनो। एरे की स्टार्टिंग कहां से होती है इंडेक्स की, सर मैं किससे पूछ रहा हूं, एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। तो यानी ये कौन सा इंडेक्स नंबर हुआ, 0 के बाद क्या हुआ,
वन, तो यानी यहाँ आ जाएगा वन, वन इंडेक्स पे जाओ, वन रॉ पे जाओ, आ गए। अब ये भी पूरा एक एरे है, तो सेवन कौन से इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है, दोबारा से गिनो, जीरो, वन और टू, यानी वन रॉ के टू कॉलम पे अगर आप उठाएंगे तो आपको सेवन मिल जाएगा। गुड फसी, अच्छा होता है। डन, समझ में आया, सेवन आ रहा है। अनिल, मुझे नाइन प्रिंट करना है बेटा। कोई और नहीं बताएगा, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। जी अनिल, पूछोगे मैं समझाऊंगा दोबारा। ये पूरा एक एरे है, इस एरे के कौन से इंडेक्स पे नाइन बड़ा हुआ, शाबाश, जीरो वन टू, गुड। या यानी आप ही बता रहे हो टू रो है, सेकंड रो पे, ठीक है, सेकंड रो में आ गए। अभी सेकंड रो के कौन से कॉलम पे है, वन, गुड, शाबाश। तो टू के वन पे आपको जो है वो नाइन देखने को मिल जाएगा। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। उमर, मुझे फाइव प्रिंट कर, टू प्रिंट करना है सर। हाँ, शाबाश, जीरो के जीरो पे, यानी जीरो रो के जीरो कॉलम पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है सर, आपके पास टू पड़ा हुआ है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डन, समझ में आ गया। अब मैंने इसको कर दिया बंद। अगर मुझे ये डेटा लूप से प्रिंट करवाना है तो कैसे कराना है, आओ समझते हैं। पहले मैंने फॉर का लूप चलाया, सुनिएगा इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच का पढ़ा रहा हूं, फॉर ईच बना दिया, सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, मैट्रिक्स डेटा, डाल दिया। उसके बाद यहां लिख दिया इन, हो गया, कर दिया। अब जब सुनो, तरीके सुनो, तो मैं खुद बताऊंगा आउटपुट कैसा है। जब मैं मैट्रिक्स डेटा में जाऊंगा, गया, तो आपको पता है मैट्रिक्स क्या करता है, एक एक करके डेटा इंडेक्स से उठा के लेकर आता है। जब मैं मैट्रिक्स में गया तो इसको यहां पर आ गया, इसको क्या मिला, एक एरे। अब वो जब जीरो इंडेक्स पे गया तो जीरो इंडेक्स में से क्या मिला, क्या वैल्यू मिली, उसको दोबारा से एरे मिला। तो यानी जब मैट्रिक्स डेटा डेटा को निकालेगा तो दोबारा से एक एरे में स्टोर करेगा, वेरिएबल में नहीं डाल सकता। तो यहां पर हमने क्या बनाया, दोबारा एक इंटीजर टाइप का एरे बना दिया, और हमने उसका नाम रख दिया डाटा। हमने क्या बोला, मैट्रिक्स डेटा से डेटा निकालो, किसमें डाल दो, डाटा में डाल दो। अभी ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू, अच्छा, सॉरी, क्या नहीं लगाया मैंने, नहीं ना सर, आप समझे नहीं। जब इसने एक एरे को निकाला होगा तो जाहिर सी बात है ये सिंगल एरे ही तो बना होगा, वन डी एरे तो बना होगा, तो वन डी एरे को तो ऐसे ही लिखते हैं। एक सेकंड, दोबारा फॉर ईच का लूप चलाते हैं। मेरे पास डेटा से निकालो, उसमें डालो आइटम में, और इस आइटम को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब मसला आ रहा है यहां पर, कैन नॉट कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू इंटीजर एरे, कैन नॉट, अच्छा डायरेक्ट ये तो नहीं है, तो डायरेक्ट हैंडल कर सकता है, ना करो यार। वो ये कह रहा है, सुनिए, हेलो, वो ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर एरे के लिए, सुनिए प्लीज, ये कह रहा है कि आपके पास रेक्टेंगुलर एरे के लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो आपको लूप के अंदर लूप चलाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली, आप इसको सिंगल लूप के जरिए भी फैच कर सकते हो। तो यहां पर हुआ क्या, समझाता हूं आप। यहां पर जब ये मैट्रिक्स डेटा में इंटर हुआ, उसने देखा ये 2D एरे है, तो उसने नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑटोमेटिकली समझ लिया कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसीलिए उसको आपने ये एक एक करके वेरिएबल में डेटा निकालता रहा और डेटा में डालता रहा, और आपका डेटा एक सिंगल वेरिएबल बन गया, और उसमें डेटा को आपने फाइनली आखिर में प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यानी आप रेक्टेंगुलर एरे को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो फॉर ईच लूप में, बिना कोई दोबारा से लूप चलाए हुए। देन रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, ऐसा एरे जिसमें आपके पास रॉस एंड कॉलम्स हो, देखिए ना सर, रॉस, कॉलम्स, एक ऐसा एरे जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होना बहुत जरूरी। अगर आपके पास ऊपर तीन एलिमेंट हो नीचे भी
और उसके बाद नीचे भी 3 एलिमेंट होना जरूरी है। सी शार्प में एक और एरे होता है जिसका नाम होता है जेड एरे। क्या एरे? जेड एरे, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया। अगर इस एरे को हम ऐसे लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे? चलो बताओ। चलो देखते हैं। मैंने बता दिया कितने नंबर ऑफ रॉज होंगी? 3। कितने कॉलम होंगे? 4। आओ करके देखते हैं। 4 तो बहुत ज्यादा होगा यार। 2 रॉस कर लेते हैं और 3 कॉलम कर लेते हैं। चलो बताओ कैसे लिखूंगा इसको। वैल्यू डालनी है इसमें, डलवाओ। मैट्रिक्स डेटा में जाए, पहले कौन सा इंडेक्स स्टार्ट होगा? 0 से। 0 के कितनी रॉज, ये बता रहे कितनी रॉज होंगी? 2 रॉज होंगी। कितने कॉलम होंगे? तो 0 के 1 पे जाओ, पहला कॉलम। 0 नहीं, 0 के 0 पे जाओ, पहला कॉलम, उसमें डाल दो 10 1। अब देखो कितनी रॉज होंगी? 2। कितने कॉलम होंगे? 3 कॉलम आ गए। 0 के 1 पे जाओ और 0 के 2 पे जाओ। डन हो गया सर? 0 की देखो, 0 के 1 पे, 0 के 0 पे, 0 के 1 पे और 0 के 2 पे। आगे डेटा डाल दिया। अब नेक्स्ट, अब क्या होगा? 0 खत्म हो गया, अभी कौन सी रो पे आ गया? 1 पे। 1 की कौन सी इंडेक्स पे जाओ? 0 पे जाओ, फिर 1 के 1 पे जाओ, फिर 1 के 2 पे जाओ, और यहां आ गया 4 5 और 6। डन। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके से। देखो, एक रो कैसे बोला? 0 वाली रो है। 1 वाली रो, 2 रो हो गई। कितने कॉलम? 3। एक रो में कितने कॉलम आ रहे हैं? 3। डन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वरना शॉर्टकट ये रहा। अब आते हैं सर हमारे पास जैक डेरे पे। कि जैक डेरे क्या होता है? बड़ा मजेदार टॉपिक है जैक डेरे। जैसे रेक्टेंगुलर एरे होता है, ऐसे जेड एरे भी होता है, एक 2 डायमेंशनल एरे की तरह होता है। लेकिन ये एक ऐसा एरे है जिसमें आपके पास रॉज और कॉलम्स, यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम फिक्स नहीं होते। रेक्टेंगुलर में क्या था? यहां पर आपका नंबर ऑफ कॉलम फिक्स। मैंने यहां पर क्या लिखा? देखो और से, एक एरे बना दो किसके नाम से? इंटीजर एरे। किस टाइप का? जेड एरे। जेड एरे ऐसे बनता है। यहां पर आप क्या करते हैं? नंबर ऑफ रॉस को तो फिक्स करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आप अपने डिफरेंट रख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? 3 रॉस होंगी बस। कॉलम को डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि एक वेरिएबल में स्टोर करो। किस टाइप की वेरिएबल में? जेड एरे टाइप की। तो जेड एरे बना दिया। इसका नाम क्या रख दिया? मैट्रिक्स डेटा। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि पहले से बना हुआ मैट्रिक्स। तो मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट कर दिया, ये देखो ये बन गया। ये जेड एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नहीं डिफाइन करने पड़ते। क्यों? क्योंकि इसमें आप नंबर ऑफ कॉलम को डिफरेंट रख सकते हैं। ये तो पहला तरीका है, ये तो है मेन तरीका बनाने का। इसका शॉर्टकट बना के दिखाऊं? ये देखो। तो आप इसकी शॉर्टकट को कुछ ऐसे बना सकते हो। आपने एरे बनाया, सेम ये वाला एरे कॉपी कर लेता हूं, ये जो हमने बनाया था ना, ये वाला। ये लो, इसको कमेंट को हटा दो। ले लो, हट गया। अब यहां पर ये एरर देगा आपको। क्यों एरर देगा? क्योंकि आपने, जेड एरे में क्या होता है कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफरेंट रख सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप जेड एरे के अंदर एरे बनाएंगे, तो यहां पर आप बनाए बताएंगे कि मैं यहां पर जो है वो एक नया एरे बना रहा हूं, इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाकर बताएंगे कि आप ये एक एरे बना रहे हैं। यानी एरे के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहां पर आपने एक एरे बनाया है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? जब आप इस तरह का बता देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफरेंट कर सकते हो। तो मैंने यहां पर सब जगह पेस्ट कर दी इस लाइन को। अब इसके बाद मैं चेंजेस करता हूं। तो मैंने यहां पर बोला 5 6 7। ये देख रहे हो आप? यानी मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफरेंट कर सकता हूं अपने जेड एरे के अंदर। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर भी मैं एक सिंगल डायमेंशन एरे बनाकर भी बता देता हूं कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। तो इसीलिए हमारे पास जेड एरे में ये सलाहियत देता है कि हम जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफरेंट कर सकते हैं। तो मैं करके दिखा दूं यहां पर। यहां पर मैंने बोला 8 9 10 आ जाए, और यहां पर मैंने क्या बोला? 11 12 13
14 15, ये लीजिए, देख रहे हैं सर आप, जैक्ड एरे ऐसे बनता है। ऐसा एरे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को आप फिक्स नहीं करते, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रोज हैं, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसे एरे को हम क्या बोलते हैं, जैक्ड एरे। बात समझ में आई? अब इसको अगर मुझे प्रिंट करना हो फॉर ईच लूप से, तो कैसे करूंगा? अब समझ में आएगा आपको, देखिएगा। तो मैंने फॉर ईच का लूप बनाया, और मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स डेटा से सारा डेटा निकालो, किसमें डाल दो, एक इंटीजर आइटम वेरिएबल। अब देखो ये एरर देगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, देखो उल्टा दे रहा है। तुम्हारे पास जो डेटा रिसीव हो रहा है वो इंटीजर टाइप का नहीं, बल्कि किस टाइप का है, इंटीजर एरे टाइप का है। दोबारा सुनिए, जब ये मैट्रिक्स डेटा में इंटर हुआ तो इसको क्या मिला, हाँ, दोबारा देखो पूरा एक एरे मिला है, किस टाइप का, सिंगल डायमेंशन। तो इसीलिए आपको सिंगल डायमेंशन एरे आपने बना दी। चला गया एरर। अब ये क्या करेगा, इसमें क्या डाल देगा, पूरा एक एरे डाल देगा, एरे। अब यही समझ, हमें दोबारा एरे से डेटा को निकालना है, तो दोबारा क्या चलाना पड़ेगा, दोबारा लूप चलाना पड़ेगा। मैंने फॉर ईच का लूप दोबारा चला दिया, और मैंने क्या बोला, अब जब इससे डेटा निकालेगा तो अब सिंपल एक एक डेटा डेटा निकलेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, इंटीजर डेटा में सारा डेटा डाल दो, किधर से आ रहा है, आइटम में से। सारा डेटा आइटम से निकालो, किसमें डाल दो, डेटा में। और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया, और मैंने क्या बोला, डेटा को प्रिंट कर दो। तो अब मैं चला के देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, ये देखो। इसको और अच्छी तरीके से प्रिंट करके दिखाऊं, ये देखो। यहां पर मैंने बोला एक काम करो, जब पहला डेटा प्रिंट कर दो तो ब्रेक कर देना, और उसके बाद एक स्पेस भी डाल देता हूं, और दैट्स इट। चला के देखते हैं कैसा लग रहा है। नहीं, गलत, मजा नहीं आ रहा। इसको console डॉट राइट कर दूं, अब देखो कैसा दिखता है, पूरा मैट्रिक्स दिखेगा। बस चला के देखो कैसे आउटपुट आएगा, बताओ नहीं तो। जरा समझा देता हूँ, ये देखो। इसको हम स्निपिंग टूल से स्पीड ले लेते हैं इसकी, ये देखो। जब ये मैट्रिक्स डेटा में गया, दोबारा सुनिएगा, जब ये मैट्रिक्स डेटा में गया तो यहां पर आया होगा। जब ये इसके अंदर आया तो उसने क्या देखा, मुझे क्या मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है। एरे किस टाइप का, कौन सी डायमेंशन, वन डायमेंशन का। तो यानी अभी तक हमने पढ़ा था कि हम डेटा को निकालकर एक वेरिएबल में डाल रहे थे, तो अब सिंगल वेरिएबल में तो डेटा स्टोर हो ही नहीं सकता, एरे का डेटा। तो हमने यहाँ पर किस टाइप का बनाया, एक एरे बना दिया। हमने क्या बोला, उसको एक सिंगल डायमेंशन एरे में स्टोर कर दिया। तो यानी हमारे पास ये पूरी रॉ उठी होगी, और किस में स्टोर हो गई होगी, आइटम में। यार समझ में आ गया? अब उसके बाद मैंने क्या बोला, अब आइटम से डेटा निकालो। अब यानी आइटम के एक एक एलिमेंट का, टू का निकालो, किसमें डाल दो, डाटा में। राइट को मतलब प्रिंट कर दो, टू को प्रिंट कर दो, और क्या दे दो, स्पेस दे दो, दे दी। फिर दोबारा गया, आइटम ने क्या निकाला, थ्री, प्रिंट कर दो, आगे बढ़ा, फोर फाइव सिक्स सेवन कर दिया। अब यानी जब ये सब डेटा प्रिंट हो गए तो ये लूप से बाहर आया। बाहर आया तो क्या लिखा होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी क्या कर दो, अगली लाइन में प्रिंट कर दो। राइट लाइन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाता है। लाइन ब्रेक हुई, आगे आ गया, यानी बी आर का टैग समझ लो। वापस ऊपर गया, अब मैट्रिक्स डेटा में कौन सी रॉ निकाली होगी, ये वाली निकाली होगी। ये निकाल के किसको भेज दी, आइटम को। अब आइटम ने क्या किया, इस एक एक एलिमेंट को उठाया, डेटा को दिया, तो इस तरीके से आपको डेटा प्रिंट होता चला है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा एरे जिसमें आपके पास आपका डेटा, अगर उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स ना हो, आप उसमें अपनी मर्जी से नंबर ऑफ कॉलम्स को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सको, ऐसा एरे आपके पास जेड एरे का है, और ये भी टू डायमेंशनल एरे है। और ऐसा एरे जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम्स क्या हो, फिक्स हो। जहां पर आप अगर चार बनाए हैं नंबर ऑफ कॉलम, तो अगले में भी चार हो, ऐसे एरे को हम रेक्टेंगुलर टू डी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। तो आपने दोनों एरे पढ़ लिए, वन डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, और जेड एरे क्या होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कहीं आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।